जय माता दी। आज हम आप लोगों को बताएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका माइनर में इतिहास है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। उनके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेके आ गए हैं। और भी पीछे के कई वीडियो हमारे पड़े हैं, छोटे छोटे, सभी वीडियो आप लोग देख लीजिए, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बसखेड़ा एवं मधुबन से किस वंश की जानकारी मिलती है? किस वंश की जानकारी मिलती है? वर्धन वंश की। चीनी यात्री हेनसांग किसके काल में आकर 16 वर्ष यहाँ रहा था? हर्षवर्धन के काल में, ठीक है ना। चीनी यात्री जो हेनसांग था 16 वर्ष यहाँ पर रहा था, ये भी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के काल में रहा था, ठीक। प्रभाकर वर्धन की संतान थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन ये दोनों पुत्र थे और राज्यश्री नाम की एक पुत्री थी। सकालोत्तरापथ की उपाधि किसने धारण की? तो हर्षवर्धन ने धारण की थी। राज्यश्री किसकी बहन थी? राज्यश्री किसकी बहन थी? ऊपर ही आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रभाकर, हमने देखा ना, प्रभाकर वर्धन की संतान राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री थी, तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन हुई राज्यश्री, ठीक। प्रभाकर वर्धन के तीनों बच्चे थे, ठीक। अंतिम समय में हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म अपना लिया था उसने अंतिम समय में। प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं महीपाल प्रथम के दरबार में कौन सा विद्वान रहता था जो महेंद्रपाल का गुरु भी था? ये राजशेखर विद्वान था। इसके कई ग्रंथ भी हैं। कुछ विद्वान हर्षवर्धन के स्थान पर किसे अंतिम हिंदू शासक मानते हैं? प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम को भी अंतिम हिंदू शासक कुछ विद्वान मानते हैं। पद्मगुप्त परमार नरेश वामपति मुंज एवं सिंधुराज का राजकवि था। उसकी कृति है नवसहसांक चरित। नवसहसांक चरित। मेरुतुंग के किस ग्रंथ से परमार राजाओं की जानकारी मिलती है? प्रबंध चिंतामणि। किससे परमार राजा भोज की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? उदयपुर प्रशस्ति, ठीक। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, चंदेल नरेश हर्ष ने अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का विवाह किससे किया था? कलचुरी नरेश कोक्कल प्रथम से, ठीक है ना। नट्टा देवी का विवाह कोक्कल प्रथम से हुआ था, जो चंदेल नरेश की कन्या थी। और चंदेल नरेश हर्ष ने अपना विवाह किससे किया था? चंदेल नरेश हर्ष का विवाह चाहमान वंश की कन्या कंचुका से हुआ था। कुल मिला के कंचुका जो थी वो किसकी? नट्टा देवी की माता जी थी, ठीक। इस प्रकार से हर्यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर निर्मित कराया। किससे? किससे प्राप्त कर उसे इस मंदिर, किससे प्रतिमा, किससे प्रतिमा, थोड़ा सा लिखने में यहाँ समस्या हो गई है, लिखा नहीं है ठीक से ना। किससे प्रतिमा प्राप्त कर, मतलब कहाँ से प्रतिमा प्राप्त करके उसे इस मंदिर में स्थापित किया गया? तो पाल शासक देवपाल से प्रतिमा प्राप्त करके और उसे इस मंदिर में स्थापित किया गया। चंदेल शासक धंग ने खजुराहो में किन मंदिरों का निर्माण कराया? जिननाथ, वैश्वनाथ और वैद्यनाथ, इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक धंग ने खजुराहो में कराया, ठीक। उसके बाद किससे पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमार्दिदेव को परास्त कर महोबा पर अधिकार कर लिया था? मदनपुर लेख 1182 ईस्वी में से पता चलता है कि चंदेल शासक जो था परमार्दिदेव को परास्त कर महोबा पर अधिकार पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था। किसने बनारस में मेरुकर्ण नामक मंदिर बनवाया? मेरुकर्ण नामक मंदिर किसने बनवाया? कर्णदेव अथवा लक्ष्मीकर्ण, ठीक। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। अग्निकुंड से जिन 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ
उनमें से ये नहीं है। तो नहीं है का मतलब हमें याद क्या करना है, किनका चार का हुआ है, तो जो नहीं हुआ आप ऐसे ही लगा देंगे। ठीक, तो हमें ये याद होना चाहिए, नहीं है वाला नहीं याद करना है, हमें याद करना है किसका हुआ है। तो ये जो 3 ऑप्शन में दिए हैं, परमार वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश और चौहान वंश। परमार वंश पहला है, दूसरा प्रतिहार, तीसरा सोलंकी और चौथा चौहान। इन्हीं 4 राजपूत कुलों का उद्भव हुआ है। चंद्रबरदाई ने ऐसा कहा है अग्निकुंड से। ठीक, तो चंदेल का नहीं हुआ है, तो इसमें यहाँ पे चंदेल सही हो रहा है, लेकिन आप लोग चारों यही याद रखिए। गुर्जार जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में गुर्जार जाति का सर्वप्रथम अभिलेख मिलता है। ठीक, ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? गुर्जार प्रतिहार वंश से है। और अरब यात्री से सुलेमान ने इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया है? मिहिर भोज को। ठीक, राजशेखर ग्रंथों से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुर्जार प्रतिहार, चंदेल और कलचुरी, विशेष रूप से गुर्जार प्रतिहार। ठीक, किस चंदेल शासक के समय के प्रमुख सूरवीर आल्हा उदल थे? परमादि, परमादि के समय आल्हा उदल थे। ठीक, कलचुरी राजा कर्ण के शासनकाल में कितने सामंतों का अस्तित्व का पता चलता है? 136 सामंत थे। कौन सा कर राजा को उपहार के रूप में दिया जाता था? बलि नामक कर राजा को उपहार के रूप में दिया जाता था। अनासागर झील कर्णोराज ने बनवाई, कर्णोराज नहीं, अरुणोराज ने बनवाई। अरुणोराज किस वंश का राजा था? चौहान वंश का। राजपूत काल में कौन सा धर्म पतन की ओर अग्रसर था? तो बौद्ध धर्म था जो पतन की ओर अग्रसर था। रण क्षेत्र में यदि वह तलवार का धनी था तो शांति काल में कलम का सिपाही। यह कथन किस शासक के लिए कहा जाता है? भोज के लिए। ठीक, प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? मेरुतुंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नक्शह सांक चरित का रचयिता, नक्शह सांक चरित का रचयिता कौन है? तो परमगुप्त। नक्शह सांक चरित का रचयिता है परमगुप्त। राजपूत काल में सृजित बाणभट्ट का अष्टांग हृदय ग्रंथ है, चिकित्सा से संबंधित है। भोज प्रबंध के लेखक हैं बल्लाल। भोज प्रबंध के लेखक कौन है? बल्लाल। कुमारपाल किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? कर्ण। ठीक, बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में कितने प्रकार के सामंतों का उल्लेख किया है? 6 प्रकार के सामंतों का। सामंत शब्द का उल्लेख अधीनस्थ सरदार के अर्थ में सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? शांतिवर्मन कालीन पल्लव अभिलेख में। शांतिवर्मन के काल में जो पल्लव अभिलेख था उसमें मिलता है। किसने सामंतों को बड़े बड़े भू क्षेत्रों के स्थान पर गांवों को अनुदान स्वरूप दिया? बंगाल के पाल शासकों ने सामंतों को बड़े बड़े भू क्षेत्रों के स्थान पर गांवों को अनुदान के रूप में दिया। सामंत चूड़ामणि शब्द का उल्लेख मिलता है गुणोधर ताम्रपत्र एवं अवंतिवर्मन मौखरी के दरबार गुहालेख में। ठीक, यशोवर्मन के किस लेख में सामंत शब्द का उल्लेख मिलता है? मंदसौर लेख 332 ईस्वी। जो हम ईस्वी सब में नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ईस्वी भी संभव हो तो याद कर लीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी। ठीक, अब हम कुछ आगे के भी पाठ इसमें शामिल कर दें तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि समय है अभी। ठीक, उसके बाद आ जाइए। कदम्बरी में राजा को प्रणाम करने के कितने तरीकों का वर्णन किया गया है? 5 तरीकों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय, अग्रहर और शासन, ये तीनों चीज़ें कहा जाता था। ठीक ना। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक लाइन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन गुप्ता पीरियड
में धर्मशास्त्र में उपलब्ध संपत्ति संबंधी सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। एसके मैटी ने, ठीक। उसके बाद भूमि पर अधिकार अथवा उसके वैधानिक स्वात्वाधिकार के संबंध में किस स्मृति में कहा गया है कि जो सबसे पहले खरपतवार हटाता है खेत उसी का होता है? मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। भारतीय सामंतवाद किसकी रचना है? R.S. शर्मा की रचना है भारतीय सामंतवाद। आंवला नवमी को और क्या कहते हैं? तो आंवला नवमी को इच्छा नवमी भी कहते हैं। हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? पीपल का। ऋग्वेद काल में पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे और ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो है जिसमें सर्वप्रथम शूद्र का शब्द का वर्णन मिलता है वह 10वां मंडल है, ठीक ना। पुरुष सूक्त कुल मिला के 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। आगे है द्रुज वर्ण को उपनयन का अधिकार था। द्रुज वर्ण के तहत कौन सा वर्ण आता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और संतानोत्पत्ति कर किस ऋण से मुक्ति पाई जाती है? पितृण ऋण से। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अर्थ क्या था? अर्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ थे, तो एक प्रकार का अर्थ भी पुरुषार्थ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 570 ईस्वी में। मृत्यु भी याद रखिएगा 632 ईस्वी में हुई थी। भारत में अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासी के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। यह किसका सेनापति था? उमैया वंश के खलीफा वलीद का यह सेनापति था 705 से 714 ईस्वी, ठीक ना। अरब आक्रमण के समय कौन परास्त हुआ? सिंध का हिंदू शासक दाहिर परास्त हुआ। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसमें प्रथम एवं अंतिम बार आक्रमण 1000 ईस्वी एवं 1027 ईस्वी में किया था। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। कुछ प्रश्न और हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन के प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया? पृथ्वीराज चौहान ने किसे परास्त किया? मोहम्मद गौरी को। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे परास्त किया? पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था और 632 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। स्थान भी याद रखिएगा। और ये इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान, ये तीनों बातें आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। आनंदपाल ने 6 राजाओं का संघ बनाकर पेशावर के निकट महमूद गजनवी से कब युद्ध किया? 1009 ईस्वी में, ठीक। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया सिंध पर। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया। अल्हिवाड़ के राजा मूलराज जिनकी संरक्षिका नायिका देवी थी ने, अल्हिवाड़ के राजा जो मूलराज थे इनकी संरक्षिका, इनकी माता, विधवा माता इनकी नायिका देवी थी, क्योंकि ये बहुत कम समय में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी को कब परास्त किया इन्होंने? 1178 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। सूर्य देवी एवं परमाल देवी किसकी पुत्रियां थी? दाहिर की पुत्रियां थी। शाही वंश के राजा जयपाल ने गजनी शासक सुबुक्तगीन का प्रतिरोध करने हेतु राजाओं का संघ 991 में बनाया था। इनमें से कहाँ का राजा उसमें सम्मिलित नहीं था? तो दिल्ली का राजा उसमें सम्मिलित नहीं था। कलिंजर, कन्नौज और अजमेर का राजा उसमें सम्मिलित था। जयपाल ने हिंदू शाही
जयपाल के हिंदू शाही वहाँ के उत्तराधिकारी आनंदपाल ने गजनवी का सामना करने हेतु जयपाल के हिंदू शाही वहाँ के उत्तराधिकारी आनंदपाल ने गजनवी का सामना करने हेतु 1909 ईस्वी में जो संघ बनाया था उसमें शामिल नहीं था। उसमें उज्जैन और ग्वालियर शामिल था। देखिए शामिल नहीं था जहाँ है, कौन शामिल था आप लोग ये याद रखिएगा, शामिल नहीं था वाला नहीं याद रखना है। तो उज्जैन ग्वालियर उसमें शामिल था, कलिंजर कन्नौज दिल्ली अजमेर ये सब शामिल थे, और भोपाल और इंदौर उसमें शामिल नहीं था। ठीक ना। मोहम्मद गौरी ने को किसने परास्त किया? तो इस मोहम्मद गौरी ने को कुल इसने 17 बार आक्रमण, इसने कई बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी ने 17 बार किया था, मोहम्मद गौरी ने भी किया था, कई बार आक्रमण किया था इसने। तो इसको परास्त करने के लिए 1778 ईस्वी में मूलराज द्वितीय ने इसको परास्त किया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने, 1205 में ख्वारिज्म के शासकों ने इसे परास्त किया। और गौरी एवं पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन इन तीनों ने किया है। मिन्हाज दस्सिराज ने भी किया है, चंद्रबरदाई ने, हसन निजामी ने, इन सभी ने गौरी एवं पृथ्वीराज के युद्ध का वर्णन किया है। इस प्रकार से हमने लगभग सभी भी पाठों पर जो इस पुस्तक में हमारे थे, इतिहास के प्राचीन एवं आरंभिक मध्यकालीन भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक BA फर्स्ट सेमेस्टर की, इससे हमने जो संभव हो सका आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं। आप लोग इसे देखिए, और माइनर में जिसका इतिहास है, यदि पूरा वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है देख लेंगे 4-5 वीडियो, और 1-2 वीडियो हम डाल देंगे जो महत्वपूर्ण होगा। तो निश्चित रूप से इसी से आपका सारा पेपर आएगा। जय माता दी।